अरावली पर्वतों की तलहटी में बसा सुरजनपुर एक ऐसा गांव था जिसकी हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू, पुरखों की परंपराओं की गर्माहट और लोगों की सादगी से भरा अपनापन घुला हुआ था। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा लगता था जैसे वक्त वहीं थम गया हो और पुरानी यादें, कहानियां और संस्कार अभी भी उसी मिट्टी में सांस ले रहे हों। इसी शांत सी दुनिया के बीच एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी अनन्या, जिसकी आंखें भले मासूम थीं, पर उनमें आसमान जितने बड़े सपने पलते थे। उसके दिल में हिम्मत समंदर जैसी गहरी थी और आत्मा में जलती आग उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती थी। पिता हरिराम खेतों में दिन भर मजदूरी कर थक कर लौटते, हाथों में पड़े कठोर छाले उनके संघर्ष की कहानी खुद बयान कर देते। दूसरी ओर माँ सरला देवी दूसरों के घर कामकाज करके घर की दाल रोटी का इंतजाम करती। गरीबी उनके परिवार से जैसे चिपकी हुई थी, लेकिन इस घर में उम्मीद, प्रेम और संस्कार का दीपक कभी बुझता नहीं था। इन कठिन हालातों के बावजूद अनन्या बचपन से ही तेज दिमाग और आत्मविश्वास से भरी थी। वो हमेशा अपने परिवार को गरीबी की जंजीरों से मुक्त कर एक बेहतर जीवन दिलाने का सपना देखती। जब भी वो तारे भरा आसमान देखती, मन ही मन कहती, एक दिन मैं ऐसा मुकाम बनाऊंगी कि लोग मेरी मेहनत को सलाम करेंगे। परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के बिल्कुल उलट थी। उसके माता पिता के लिए बेटी की पढ़ाई कुछ क्लासों के बाद खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार लड़की का क्या है, घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। इसी सोच के कारण 15 साल की उम्र में ही उसकी शादी एक दूर के रिश्तेदार के बेटे राजवीर से तय कर दी गई। शादी की रस्में पूरी हुईं, मेहमान लौट गए और अनन्या वापस मायके में रह गई, क्योंकि वो अभी नाबालिग थी। घर वालों ने केवल इतना कहा, 18 की होते ही ससुराल भेज देंगे। ये सुनकर अनन्या के सपने जैसे अचानक धुंधला गए। उसे लगा जैसे उसकी महत्वाकांक्षाओं को किसी ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया हो। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज स्कूल जाती, मन लगाकर पढ़ती, अच्छे नंबर लाती, लेकिन मन में एक डर हर दिन चुभता रहता कि 18 की हुई कि सब खत्म, मेरी पढ़ाई भी, आज़ादी भी। अनन्या का सपना सिर्फ बड़ा नहीं था, वो जुनून था। उसे पुलिस की वर्दी पहनने का, एक दिन डीएसपी की कुर्सी तक पहुंचने का सपना था। वो हर रात कल्पना करती कि उसके सीने पर चमकती नेम प्लेट पर लोग गर्व से नजरें टिकाए हुए हैं। समय गुजरता गया और जब वो 17 साल की हुई, उसने हिम्मत करके पहली बार राजवीर से बात की, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? पढ़ाई ही मेरी जिंदगी है। राजवीर ने समाज की नज़रों से डरकर हाँ तो कह दी, लेकिन उसकी आंखों में समर्थन नहीं, बनावटी सहमति थी। वो हाँ सिर्फ बाहर वालों के लिए थी, वास्तव में उसकी कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही अनन्या 18 वर्ष की हुई, उसे बिना उसकी इच्छा पूछे, बिना उसके सपने समझे ससुराल भेज दिया गया। उसके जीवन का नया अध्याय शुरू तो हो गया, लेकिन ये अध्याय उस रोशनी से दूर था जिसमें उसके सपने चमकते थे। यहाँ जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भारी था। ससुराल का दर्द, दबाव और टूटते सपने। ससुराल का आंगन बड़ा था, खानदान उससे भी बड़ा, और जिम्मेदारियां तो इतनी विशाल थीं कि मानो किसी ने एक ही दिन में उसके कंधों पर पूरा घर, पूरा रिश्ता और पूरी परंपराएं लाद दी हों। सुबह की पहली किरण भी उसकी थकान मिटाने नहीं आती थी। जैसे ही आंख खुलती, काम का अंबार उसके सामने इस तरह गिर पड़ता था मानो कोई पहाड़ अपनी चोटी छोड़कर उसके पैरों में आ गिरा हो। रसोई, झाड़ू, बर्तन, गाय की सेवा, बुजुर्गों की देखभाल और खानदान की अंतहीन उम्मीदें। सास कौशल्या देवी कठोर और नियमों से भरी महिला थीं। उनका हर वाक्य घर का कानून था, बहू घर संभाले यही काफी है। उनके इस एक वाक्य में अनन्या की हर इच्छा, हर उम्मीद, हर सपने का गला घुट जाता। ससुर और भी पुराने विचारों के थे। लड़की को ज्यादा पढ़ाकर कौन सा आसमान फोड़ लेना है। इन दोनों के बीच अनन्या का भविष्य मानो एक कैदखाना बन चुका था, जहां खिड़कियां तो थीं, पर उनमें से कोई रोशनी नहीं आती थी। राजवीर, उसका पति, एक छोटे सरकारी स्कूल में चपरासी था। शादी से पहले उसने जो मीठी मीठी बातें कही थीं, सपनों जैसा भविष्य दिखाया था, वो सब अब धुएं की तरह हवा में गायब हो चुका था। घर की जिम्मेदारियों, रिश्तों के दबाव और समाज की बातों के बीच वो पूरी तरह बदल चुका था। कुछ महीनों बाद हिम्मत जुटाकर अनन्या ने फिर एक बार अपनी इच्छा जताई, क्या मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन इस बार राजवीर ने उसके शब्दों को सुना नहीं, काट दिया, चिल्लाकर, गुस्से से, अपमान से। अब पढ़ाई की क्या जरूरत? घर संभालो, बहू हो यही काफी है। ये वाक्य अनन्या के दिल को इस तरह चीर गया मानो किसी ने उसकी रगों में दौड़ते विश्वास को ही बंद कर दिया हो।
ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उसके सपनों को ठुकराया जाना था, उसके अस्तित्व को नकारा जाना था। समय बीतता गया और राजवीर का स्वभाव और कठोर होता गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तुच्छ कारणों पर चिल्लाना, बात बात पर नीचा दिखाना, ये सब उसका रोजमर्रा बन गया था। अनन्या ने कोशिश तो बहुत की, समझाने की, समझने की, परिवार को खुश रखने की, पर उसकी हर कोशिश को या तो बेरुखी मिलती या अपमान। और फिर एक रात, वो रात अनन्या की जिंदगी का सबसे काला, सबसे दर्दनाक अध्याय बन गई। एक मामूली सी बात पर राजवीर ने पहली बार हाथ उठा दिया। हाथ उठा तो सिर्फ शरीर पर था, लेकिन चोट अनन्या की आत्मा पर पहुंची। उस रात उसके अंदर सिर्फ एक सपना नहीं टूटा, हजारों सपने, हजारों उम्मीदें, हजारों शीशे एक साथ बिखर गए। उसके बचपन की हंसी, उसकी पढ़ाई की इच्छा, डीएसपी बनने का लक्ष्य, सब जैसे किसी ने एक लम्हे में रौंद डाला हो। उस रात अनन्या की आंखें खुल गईं, दर्द से नहीं, सच्चाई से। समझ में आ गया था कि अब उसे खुद ही खुद के लिए लड़ना होगा। भागने का फैसला, अंधेरे से उजाले की ओर। उस रात अपमान, दर्द और टूटे हुए विश्वास का बोझ लेकर अनन्या अपने कमरे में एक कोने में चुपचाप बैठी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा बाढ़ की तरह फैल चुका था। खिड़की से आ रही ठंडी चांदनी उसके गालों पर बहते आंसुओं पर गिरती, और ऐसा लगता मानो चांद भी उसकी बेबसी को चुपचाप सहला रहा हो। घर के हर कमरे में खामोशी थी, सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही धड़कन तेज सुनाई दे। लेकिन अनन्या के भीतर तूफान चल रहा था, जवाबों का, सवालों का, सपनों का, और उस अपमान का जिसने उसकी आत्मा को घायल कर दिया था। वो सोच रही थी, क्या यही जिंदगी है? क्या यही उसका भविष्य है? क्या यही उसके सपनों की किस्मत है? उसके मन में डर भी था, दर्द भी था, लेकिन सबसे ज्यादा था एक जिंदा चिंगारी जो बुझने से इनकार कर रही थी। और उसी रात, उसी अंधेरे, उसी तन्हाई और उसी टूटे हुए पल में अनन्या ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। पहला ऐसा फैसला जो उसने किसी के दबाव, किसी के डर या समाज के कहने पर नहीं, बल्कि खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए लिया था। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसके हाथ थरथरा रहे थे, डर से नहीं, निर्णय के बोझ से। उसने कागज पर हर शब्द अपने खून की तरह बहती भावना से लिखा। राजवीर, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। मेरे सपने अब भी जिंदा हैं। मैं एक दिन अफसर बनकर लौटूंगी। ये सिर्फ एक पत्र नहीं था, ये उसकी आज़ादी का ऐलान था, उसके सपनों का वादा था और उसके टूटे हुए आत्मविश्वास की पहली जीत। कागज को उसने तकिए के पास रखा, उसी तकिए के पास जहां महीनों तक उसने चुपचाप रोकर रातें गुजारी थीं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें एक पुराने थैले में रखीं। 2 जोड़ी कपड़े, एक किताब, अम्मा की दी हुई रुद्राक्ष की माला और अपनी हिम्मत। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा पहाड़ जैसा मजबूत हो चुका था। आधी रात को वो चुपचाप घर से निकल गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे पूरी दुनिया। स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की ठंड थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें डर पैदा करती थीं। पेड़ों की परछाइयां भी रात में खतरनाक लगती थीं, लेकिन अनन्या के कदम नहीं रुके। उसके दिल में डर था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी थी। अंधेरा था, लेकिन उम्मीद की रोशनी उससे ज्यादा चमकदार थी। हर कदम उसके सपनों के करीब ले जा रहा था। हर सांस उसे याद दिला रही थी, अगर आज नहीं चली तो जिंदगी भर इस पिंजरे में कैद रह जाएगी। करीब 1 घंटे की थकाने वाली, डर से भरी लेकिन उम्मीदों से जलती हुई पैदल यात्रा के बाद वो स्टेशन पहुंची। स्टेशन लगभग खाली था। कुछ कुली, एक चौकीदार, दूर खड़ी 2-3 ट्रेनें और पीली लाइटों में चमकता पुराना प्लेटफॉर्म। उसकी जेब में पैसे कम थे, इतने की मुश्किल से टिकट और 2 दिन का गुजर बसर हो सके। लेकिन उसके सपने करोड़ों के थे, जिनके आगे पैसे हमेशा छोटे लगते हैं। उसने हाथ जोड़कर हिम्मत बटोरी और टिकट खिड़की पर जाकर बोली, दिल्ली की एक टिकट देना। दिल्ली, क्योंकि बड़े सपनों को हमेशा बड़ी जगह चाहिए होती है। और अनन्या अब अपने सपनों को सिर्फ जीना नहीं चाहती थी, उन्हें पूरा करना चाहती थी। दिल्ली की जद्दोजहद, काम भी, पढ़ाई भी। दिल्ली पहुंचने के बाद अनन्या की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने जिस छोटे से कमरे को अपना ठिकाना बनाया, वो कमरा कम और एक संघर्ष का मैदान ज्यादा लगता था। दीवारों की पुरानी पपड़ी झड़ रही थी, छत इतनी नीची कि हाथ उठाओ तो पंखा छू जाए। एक टूटी कुर्सी जिसे देखकर लगता था कि वो भी अनन्या के साथ मिलकर लड़ रही है, और एक 40 वॉट का बल्ब जो रोशनी कम और उम्मीद ज्यादा देता था। वहीं से उसने अपने सपनों की नींव रखी। हर सुबह वो खुद को याद दिलाती, ये मंजिल की शुरुआत है,
रोने की नहीं, लड़ने की जगह है। उसकी दिनचर्या किसी मशीन से कम नहीं थी। सुबह होते ही वो 4 घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने और खाना बनाने के लिए निकल जाती। दिन भर काम करते करते हाथ लाल पड़ जाते, कमर दर्द से झुक जाती, लेकिन वो खुद को बार बार कहती, थकान मंजिल का दुश्मन नहीं, साथी है। दोपहर में जैसे तैसे पुराने बाजार से खरीदी हुई सेकंड हैंड किताबें खोलकर बैठ जाती। उन किताबों के पन्नों पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं, उसकी जिद छपी होती थी। शाम को एक बार फिर घरों के काम पर निकल जाती और रात को जब पूरी दिल्ली सोने लगती तब अनन्या पढ़ाई शुरू करती। कई बार भूख इतनी लगती कि पेट दर्द से मरोड़ खाने लगता, पर वो पानी पीकर उसे शांत कर देती, क्योंकि उसका लक्ष्य भूख से भी बड़ा था। कमरे की दीवार पर चिपका एक छोटा सा कागज उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद जैसा था। एक दिन मैं डीएसपी बनूंगी। ये कागज उसके सपनों की लौ था। जब भी उसकी हिम्मत डगमगाती, वो उस कागज को देखती और खुद को फिर संभाल लेती। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो प्रीलिम्स में असफल हो गई। उस दिन कमरा पहले से भी छोटा लग रहा था। वो फूट फूट कर रोई। सालों का संघर्ष, भूख, नींद की कमी, सब एक साथ उसकी आंखों से पानी बनकर बह निकला। लेकिन तभी पड़ोस की लड़की रिया आई। उसने अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहली बार किसी का चयन नहीं होता, तुम में कुछ है, तुम कर सकती हो। ये वाक्य अनन्या के टूटे दिल को जोड़ने वाली पहली मरहम था। दूसरी कोशिश में उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो अपने हर पन्ने से लड़ रही थी, हर शब्द से आगे बढ़ रही थी, हर सवाल को अपनी तकदीर के दरवाजे की चाबी समझ रही थी। उसकी कोशिश केवल मेहनत नहीं थी, वो उसकी आत्मा, उसका दर्द, उसकी इच्छा, उसकी आज़ादी की पुकार थी। उसने दिन और रात, नींद और भूख, आंसू और मुस्कान, सबको एक तरफ रख दिया, क्योंकि उसे पता था दूसरी बार गलती की कोई जगह नहीं है। सपने साकार। अनन्या बनी डीएसपी। फिर एग्जाम दी। रिजल्ट वाले दिन अनन्या की धड़कनें जैसे उसकी छाती को तोड़कर बाहर आ जाना चाहती थीं। वो सिस्टम लॉगिन करने से पहले ही 10 बार अपनी उंगलियों को रगड़ चुकी थी। हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार धुंधली हो रही थीं। स्क्रीन खुलते ही उसने सबसे पहले अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर लाइन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सूचियां लंबी थीं, नाम अनगिनत थे और उसकी आंखें हर सेकंड लाल और भारी होती जा रही थीं। उसे लगने लगा था कि शायद इस बार भी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पंक्ति पर अटक गई। उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसकी पहचान, उसके संघर्ष का परिणाम, सब कुछ वहीं चमक रहा था, सफ़ेद स्क्रीन पर काले अक्षरों में, जैसे ब्रह्मांड ने खुद उसके सपने पर मुहर लगा दी हो। उसी पल रिया कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वो खुशी से उछल पड़ी। तू पास हो गई, तू अफसर बन गई। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर अनन्या के दिल तक पहुंची। अनन्या की आंखों में आंसू बहने लगे, पर ये वे आंसू नहीं थे जो दर्द से आते हैं। ये उन लोगों के आंसू थे जो तूफानों से लड़ने के बाद पहली बार सूरज को देख पाते हैं। उसने कंपकपाते हाथों से स्क्रीन को छुआ, जैसे ये यकीन करना चाह रही हो कि ये सपना नहीं है, ये सच है, उसका सच। कुछ महीनों बाद जब प्रशिक्षण पूरा हुआ और पहली बार उसे चमकदार पुलिस की वर्दी थमाई गई, तो वो उसे हाथ में पकड़कर कुछ क्षणों के लिए बस देखती रह गई। वर्दी की हर धारी, हर बैज, हर टांका उसे उन रातों की याद दिला रहा था जब वो एक छोटे कमरे में भूखे पेट पड़ती थी। उन दिनों की याद दिला रहा था जब वो आंसुओं से भीगी किताबें पलटती थी। उसने वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई और आईने में उसे कोई कमजोर, रोती सिसकती, दबाई गई लड़की नहीं दिखी। उसे दिखी एक योद्धा, एक विजेता, एक अफसर। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, मैंने खुद को जीत लिया। और ये वाक्य उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत की मुहर बन गया। मथुरा में नियुक्ति और सबसे बड़ा सच। सरकार द्वारा मथुरा में होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलना अनन्या के करियर का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। भीड़ उमड़ रही थी, हर दिशा में श्रद्धालुओं की कतारें फैल रही थीं। मंदिरों के बाहर लंबी भीड़, चौराहों पर ट्रैफिक और हर ओर ऊंचे ऊंचे माइक से घोषणाएं चल रही थीं। अनन्या अपने दल के साथ हर मोड़, हर गलियारा, हर प्रवेश द्वार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी निगाहें हर हलचल पर थीं। इस आयोजन की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी और वो किसी भी कीमत पर कोई चूक नहीं चाहती थी। उसकी वर्दी चमक रही थी, चाल में आत्मविश्वास था और आदेश देने के अंदाज में वही शक्ति थी जो उसके भीतर वर्षों से उफनती रही थी। लेकिन इसी सख्ती और व्यस्तता के बीच अचानक एक आवाज हवा को चीरते हुए उसके कानों में पड़ी, माताजी, कुछ दान दे दीजिए। ये आवाज बेहद कमजोर, टूटी हुई और धीमी थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जिसने अनन्या के कदम रोक दिए। वो मुड़ी। सड़क किनारे एक पतला, बिखरे बालों वाला, मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा आदमी एक कोने में बैठा भीख मांग रहा था। शरीर कांप रहा था, पैर मिट्टी में धंसे हुए थे
और आंखों में भूख और असहायपन दोनों तैर रहे थे। अनन्या जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि इस आवाज में कोई अजीब सी परिचित गूंज है, जैसे कोई भूली बिसरी याद अचानक सामने खड़ी हो गई हो। वो कुछ कदम और चली और जब रोशनी उसकी आंखों के सामने से हटकर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसका पूरा अस्तित्व एक पल के लिए वहीं ठहर गया। समय जैसे जम गया था, सांस जैसे रुक गई थी। सामने बैठा वो टूटा हुआ इंसान उसका पति राजवीर था। फटे कपड़े, धसी हुई आंखें, सूजा हुआ चेहरा, नशे से जर्जर शरीर। राजवीर की हालत ऐसी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। वो कभी उस पर हुक्म चलाता था, सपनों को रोकता था, आवाज दबाता था, और आज उसकी अपनी ही आवाज टूट चुकी थी। जब उसकी निगाह अनन्या की चमकदार वर्दी पर पड़ी और फिर धीरे धीरे ऊपर जाकर उसके चेहरे तक पहुंची, राजवीर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। डर, शर्म और पछतावा सब मिलकर उसकी आंखों से बह पड़े। वो बिखरते हुए बोला, अनन्या, क्या ये सच है? तुम अफसर? मैंने तुम्हें तोड़ा और आज खुद टूट गया। उसके शब्द जैसे पत्थरों की तरह जमीन पर गिर रहे थे और उन पर अनन्या के दिल के पुराने जख्म फिर से खुल रहे थे। फिर राजवीर ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। माता पिता का देहांत एक एक कर हो गया। वो अकेला पड़ गया। गलत दोस्तों की संगत, शराब, नशा, सब ने मिलकर उसे अंधेरे में धकेल दिया। नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ता गया, घर बिक गया और वो सड़क पर आ गया। उसकी आवाज फटी हुई थी जब वो बोला, मैं तुम्हें कभी लायक नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन क्या तुम मुझे इस हालत से उठने में मदद करोगी? उसके शब्दों में आत्मसमर्पण था, एक गहरी हार थी और कहीं बहुत अंदर एक उम्मीद भी थी कि शायद अनन्या, वही लड़की जिसे उसने कभी कमजोर समझा था, आज उसे बचा सकती है। अनन्या कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों के सामने एक साथ दो तस्वीरें घूम रही थी। एक वो रात जब राजवीर ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था, और दूसरी आज का ये टूटा हुआ इंसान जो जमीन पर बैठा उसकी मदद मांग रहा था। दिल में तूफान था, अतीत के घावों का दर्द था, लेकिन उसके भीतर मौजूद इंसानियत ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी गुस्से या नफरत के कहा, मैं तुम्हें वापस अपने घर नहीं ले जा सकती, लेकिन उठने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये वाक्य कठोर नहीं था, लेकिन स्पष्ट था। उसकी आत्मसम्मान की दीवार अब अटूट थी। इसके बाद अनन्या ने तुरंत उसे एक अच्छे नशा उपचार केंद्र में भर्ती करवाया। डॉक्टरों से बात की, उसका इलाज शुरू करवाया, साफ कपड़े दिलवाए, खाना खिलाया और उसे एक इंसान की तरह जीने के लिए ज़रूरी सब कुछ उपलब्ध कराया। धीरे धीरे महीनों में राजवीर की हालत सुधरने लगी। चेहरे की कठोरता नरम होने लगी, आंखों में खालीपन की जगह पछतावा और उम्मीद उतरने लगी। वो धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन ने उसे वही दर्द वापस दिया जो उसने दूसरों को दिया था, और उसे दूसरा मौका देना उसी स्त्री ने चुना था जिसे उसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अंत, दूसरा मौका और जिंदगी की सीख। अनन्या ने राजवीर को आखिरी बार समझाते हुए कहा, जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है, इसे खो देना तुम्हारे हाथ में है। उसकी आवाज में ना तो गुस्सा था, ना नफरत, सिर्फ सच, दृढ़ता और अनुभव की आग से निकला हुआ जीवन का ज्ञान था। राजवीर ने सिर झुका लिया। उसके भीतर सालों से जमा अंधकार जैसे पिघलता जा रहा था। नशा उपचार केंद्र में उसकी दिनचर्या धीरे धीरे सुधरती गई। नियमित दवाइयाँ, काउंसलिंग, योग, ध्यान और हर हफ्ते अनन्या का आकर उसकी प्रगति के बारे में पूछना। वो कभी उसे घर नहीं ले गई, लेकिन उसका समर्थन, उसकी निगरानी और उसकी कही हर बात राजवीर के अंदर नई रोशनी बनकर उतरने लगी। महीनों बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसका उपचार पूरा हो चुका है और अब वो फर्क समझने, जिम्मेदारी निभाने और जिंदगी को नई शुरुआत देने लायक बन चुका है। राजवीर के भीतर कड़वाहट, क्रोध और भटकाव की जगह एक गहरा पश्चाताप था, और उस पश्चाताप में ये कृतज्ञता भी कि उसे दूसरा मौका उसी स्त्री ने दिया था जिसे उसने कभी आगे बढ़ने से रोका था। उधर अनन्या का जीवन भी नए अध्यायों की ओर बढ़ रहा था। अपने काम में वो पहले से भी अधिक समर्पित, कठोर और न्यायप्रिय हो चुकी थी। उसकी वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वो उसकी जीत, उसकी मेहनत, उसके घाव और उसके पुनर्जन्म का प्रतीक थी। मथुरा में उसकी जिम्मेदारियों के बाद शहर के लोग अब उसे देखकर गर्व से कहते, वो लड़की जिसने अंधेरे को हराया आज हजारों के लिए रोशनी बन गई है। कहीं छोटे गांवों की लड़कियां उसकी फोटो देखकर सपने बुनती, स्कूलों में शिक्षक उसका उदाहरण देते और माता पिता अपनी बेटियों से कहते, देखो, मेहनत और हिम्मत से जिंदगी बदलती है।
अनन्या के भीतर एक मजबूत विश्वास जन्म ले चुका था कि दर्द चाहे जितना गहरा हो, अगर हिम्मत सच्ची हो तो इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनन्या या राजवीर की नहीं थी। ये उन लाखों लोगों की कहानी थी जो अंधेरे में फंसे होते हैं और फिर एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी उनके भीतर एक नया उजाला जगा देती है। ये कहानी उस हिम्मत की थी जो हमें तब उठाती है जब दुनिया हमें गिरा चुकी होती है। ये कहानी उस सफ़र की थी जिसमें इंसान खुद को, अपनी पहचान को, अपने हक और अपने सपनों को फिर से हासिल करता है। और सबसे बढ़कर ये कहानी उन आवाज़ों की थी जो दबा दी जाती हैं, रोकी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, लेकिन एक दिन आसमान जितनी ऊंची होकर गूंजना शुरू करती हैं। इसलिए कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक उम्मीद है, एक सीख है और खुद को साबित करने की अदम्य यात्रा है जो हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो उठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उनको साथ शेयर करिएगा जो आपके सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, यार हैं, ताकि मोटिवेशन बना रहे और उनको भी एक सच्ची घटना के बारे में जानकारी हो।